सारा प्रणाम। सारा समय देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रदेश बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक और चुनाव संचालन समिति की बैठक को करने के बाद बंद लिफाफे में उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों से 3-3 नामों का पैनल बनाकर केंद्रीय संसदीय बोर्ड को सौंपी जा रही है और इसके बाद केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक में प्रत्याशियों के नाम फाइनल किए जाएंगे। इसी के साथ ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। नहीं, निश्चित रूप से प्रदेश के चुनाव समिति ने नामों का पैनल तैयार करके दे दिया है और प्रदेश अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी, राष्ट्रीय हमारे प्रदेश के महामंत्री संगठन ये राष्ट्रीय नेतृत्व के पास लेकर जाएंगे और जिस दिन भी उत्तराखंड का नंबर होगा पार्लियामेंट्री बोर्ड में केंद्र के, उस दिन वहां प्रस्तुत करके उसी दिन फाइनल हो जाएंगे सब। सीएम धामी और प्रदेशाध्यक्ष मदन कौशिक सहित वरिष्ठ नेताओं की सीट लगभग तय मानी जा रही है। दिल्ली में टिकटों को लेकर मंथन होगा, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेतागण शामिल होंगे। सूत्रों की माने तो 20 जनवरी को बीजेपी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। तो बीजेपी टिकट के दावेदार खुद को चुनाव मैदान में देखना चाहते हैं, इसलिए वो हर संभव प्रयास भी कर रहे हैं और इन्हीं में से एक है रुद्रप्रयाग से वीरेंद्र सिंह, जो खुद को सबसे मजबूत दावेदार मान रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व चुनाव को लेकर गंभीर है और अपने उत्तराखंड राज्य के लिए जो पहली बैठक ऑफिशियली होती है वो कल यहां देहरादून में संपन्न हो गई है। प्रदेश चुनाव समिति की और कोर कमेटी की भी कुछ नामों पर सहमति बनी है और जो भी नाम दिल्ली भेजे गए हैं उनको पैनल बनाकर भेजा गया है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जी और मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया था। जिताओ और टिकाओ दोनों बातों का ध्यान रखा गया है। जो प्रत्याशी जीतने वाले होंगे निश्चित रूप से पार्टी उन पर विश्वास करेगी, उनको मैदान में उतारेगी और भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है अब की बार 60 पार, वो होने वाला है। हम ही जीतने वाले हैं, इसलिए पार्टी चुनावों को लेकर, टिकट बांटने को लेकर बहुत गंभीर है। सभी लोगों से बार बार सलाह मशवरा करके आगे बढ़ रही है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में टिकट के दावेदारों की संख्या कांग्रेस में भी बढ़ती जा रही है। हालांकि प्रदेश कांग्रेस नामों के फाइनल करने की कवायद में जुटी है। दावेदारी के नामों पर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी ने फाइनल रिपोर्ट बनाकर केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेज दी है और अब बोर्ड की मीटिंग में ही तय होगा कि कौन सा दावेदार चुनाव मैदान में उतरेगा। इस दौरान ये खबर मिल रही है कि अब तक करीब 50 नामों पर मुहर लग चुकी है। जल्द ही उनका ऐलान भी कर दिया जाएगा। लगभग देखिए, आधे नामों पर तो एक एक ही नाम है, उस पर कोई ऑब्जेक्शन होना मुझे नहीं लगता कि कोई ऑब्जेक्शन हुआ होगा। लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जहां 2 प्रत्याशी या 3 प्रत्याशियों पर गहन चिंतन मंथन चल रहा है और ऐसा लगता है कि आज देर रात या कल तक पहली सूची तो कम से कम आ ही जानी चाहिए। आज फिर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आहूत की गई है। तो ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, देहरादून से हमारे साथ हैं सारा समय संवाददाता श्रीनिवास पंत। श्रीनिवास, देखिए लगातार मंथन चल रहा है सीटों के बंटवारे को लेकर, सीटों को लेकर कि आखिर कौन से प्रत्याशियों को उतारा जाए। कांग्रेस की इस वक्त क्या स्थिति है? बिल्कुल ऋतु, आपको बताना चाहूंगा कांग्रेस और भाजपा की कमोवेश एक जैसी स्थिति नजर आ रही है। लेकिन हम अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जो संसदीय बोर्ड की बैठक है वो दिल्ली में संपन्न हो चुकी है। कल जो बैठक हुई थी वो संपन्न होने के बाद तकरीबन 35 नाम फाइनल कर दिए गए थे और जो 35 नाम और बचते हैं उनमें से 25 नाम ऐसे थे कि जहां पर एक स्थान पर, एक सीट पर 2 दावेदार कहीं ना कहीं दावेदारी कर रहे थे। स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर पार्लियामेंट्री बोर्ड ने बकायदा प्रदेश नेतृत्व को जिम्मेदारी सौंपी कि जो बाकी के जो 25 नाम हैं उन 25 नाम में से उनके प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को साझा किया जाए। यानी जो 25 दावेदार अलग अलग सीटों से ताल्लुक रखते हैं उनमें क्या खासियत है या क्या उनका हानिकारक रोल रहा है, किसको आधार बनाया जाएगा, ये बकायदा पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक ने तय करना है। आज भी कुछ देर पहले पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक दिल्ली में संपन्न हुई है। अब यकीन मानकर चलिए कि कांग्रेस की लिस्ट फाइनल हो चुकी है, पहली सूची, जिसमें तकरीबन 50 नाम शामिल होंगे। लेकिन 45 से लेकर के 50 नाम की सूची किसी भी घंटे में कांग्रेस की तरफ से उसको जारी किया जा सकता है और इसके अलावा कांग्रेस पूरे तरीके से अब तैयार है
उनको मालूम है कि किस प्रकार से वर्चुअली प्रचार प्रसार इस वक्त करना है। दिन कम बचे हुए हैं, जहां माथापच्ची वाला खेल है वहां पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। लेकिन जो सीटें जहां एक ही दावेदार था और 35 सीटों पर ऐसा था कि एक ही दावेदार को पहले ही स्क्रूटनी कर दी गई थी, तो उन सीटों को जारी करने में कोई दिक्कत अब कांग्रेस को नहीं आने वाली। बिल्कुल, देखिए ये तो जाहिर बात है कि समय बहुत कम बचा है और जो दोनों ही पार्टियां हैं वो माथापच्ची करने में लगातार लगी हुई है। लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा था कि अगर बात करें यहाँ पर बीजेपी की 20 तारीख तक शायद वो अपनी पहली लिस्ट जारी कर देगी, लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें, अभी आपने कहा कुछ ही घंटों में कि आने वाले 1-2 दिन में या आज की ही अगर बात करें, कब तक आखिर कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट जारी करेगी? देखिए, जो हमारे पास जानकारी है उसके आधार पर अगर बात करें तो कांग्रेस की जो पहली सूची है, पहली सूची संभवतः आज रात या कल सुबह तक जारी हो सकती है, क्योंकि उस पर कोई माथापच्ची नहीं है, क्योंकि एक दावेदार एक सीट स्क्रूटनी स्क्रीनिंग कमेटी ने कर दी है और उन्हीं दावेदारों का नाम आगे रखा गया है पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में, जो वाकई में उनको जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार लगते थे। उसी के आधार पर चाहे वो हरीश रावत की पैरवी हो या देवेंद्र यादव की पैरवी हो या विनाश पांडे जो स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष है उनकी पैरवी हो या मंडल अध्यक्ष जिला अध्यक्ष के सामूहिक रूप से जो पैरवी की गई थी, रायशुमारी की गई थी, उसके आधार पर 35 ऐसे टिकट है कांग्रेस के जहां एक सीट पर एक दावेदार है, तो उस पर उन 35 सीटों को डिक्लेयर करने में कोई भी दिक्कत कांग्रेस को नहीं होनी चाहिए। लेकिन इससे इतर अगर हम 25 सीटों की बात करते हैं तो उन 25 सीटों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है और जो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड ने बकायदा प्रदेश नेतृत्व को और स्क्रीनिंग कमेटी को नई जिम्मेदारी आज दोपहर में दी थी कि इनके प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट भी साझा कीजिए, तो आज शाम को जब बैठक हुई तो उस बैठक में स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष की तरफ से वो रिपोर्ट रखी गई है जिन 25 सीटों पर दावेदार 2 थे, उन 2 दावेदारों में कांग्रेस की समर्पण भावना किसके अंदर ज्यादा है, कांग्रेस के रीति और नीति और कार्यक्रम को ग्राउंड पर किसने उतारा, व्यवहार कैसा रहा है, अपना जनाधार कैसा रहा है, टिकट कितनी बार मांगा है, कितनी बार मिला है, इन तमाम बातों को आधार बना करके अब वो लिस्ट फाइनल हो गई है। अब डिक्लेयर होना है केवल आला कमान के दिशा निर्देश पर कांग्रेस को उसको जारी करना। लेकिन चलिए, यानी कि ये कहा जा सकता है कि किसी भी वक्त कांग्रेस की लिस्ट आ सकती है। नजरें बीजेपी पर टिकी है। चलिए ठीक है, अब आप बने रहिए हमारे साथ, आगे और भी खबरों पर जानकारी लेंगे आपसे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। सहारा प्रणाम, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, आप हमारे दर्शकों को समझाइए। किसी को कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो। अंदाज से नहीं चलता है देश, देश चलता है व्यवहार और कानून से। और बीमारी तो किसी को पूछ के नहीं आती, वो गरीब को भी आती है और अमीर को भी आती है। और नए भारत को बनाने के लिए जो रास्ता है वो जल समृद्धि के मार्ग से जाता है। अगले 3 महीने तक मजदूर से वो पैसा नहीं ले रहे हैं। जो सत्ताएं हैं वहाँ पर उनसे पूछा क्या आपने कि भाई आपने इनको पैदल क्यों चलने दिया? ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के लिए समाजवादी पार्टी ने सूची जारी कर दी है। समाजवादी पार्टी ने इस सूची में 30 उम्मीदवारों की घोषणा की है। इस लिस्ट में समाजवादी पार्टी ने उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी, गढ़वाल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून जिले की सीटों पर घोषणा की। इसी के साथ समाजवादी पार्टी ने 70 विधानसभा सीटों में से 30 पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए हैं। गंगोत्री विधानसभा सीट से पंडित विजय बहुगुणा मैदान में है। उत्तराखंड में अब तक हुए 4 विधानसभा चुनाव में एक भी सीट जीतने में नाकाम रही है। समाजवादी पार्टी इस बार बदली रणनीति के साथ चुनाव में उतरी है और इसी कड़ी में पार्टी ने राज्य की 70 में से 30 विधानसभा सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। उत्तरकाशी जिले की पुरौला सीट से चयन सिंह, बद्रीनाथ से वीरेंद्र और कैरूनी, थराली से किशोर कुमार, कर्णप्रयाग से गजेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। अगर पौड़ी गढ़वाल जिले की बात करें तो यहाँ पर अमकेश्वर विधानसभा सीट से विपिन बड़ौनी, पौड़ी से राजेंद्र प्रसाद, श्रीनगर से सुभाष नेगी, चौबट्टा खाल से जयप्रकाश टमटा, लैंसडाउन से संदीप रावत, पिथौरागढ़ जिले की धारचूला सीट से मनोज प्रसाद, डीडीहाट से सुरेंद्र सिंह गुरंग, पिथौरागढ़ से रमेश सिंह बिष्ट, गंगोलीहाट से गोपाल दास खुमती, बागेश्वर जिले के कपकोट से हरिराम शास्त्री, बागेश्वर से लक्ष्मी देवी को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं अल्मोड़ा जिले की द्वाराहाट विधानसभा सीट से गणेश कांडपाल, सल्ट से मुकेंद्र बंगारी, रानीखेत से सुनीता रेखाड़ी और सोमेश्वर से बलवंत आर्य, अल्मोड़ा से अर्जुन सिंह भाकुनी, जोगेश्वर
जागेश्वर से रमेश सनवाल, चंपावत जिले की हल्द्वानी सीट से सुएब अहमद, कालाढूंगी से राजेंद्र कुमार वालिया, काशीपुर से सरदार बलजिंदर सिंह, बाजपुर से मनीषा, हरिद्वार जिले की रुड़की विधानसभा सीट से राजा त्यागी, देहरादून जिले की धर्मपुर सीट से मोहम्मद नासिर, कैंट से राकेश पाठक को प्रत्याशी घोषित किया गया है। तो उत्तराखंड में बीजेपी या कांग्रेस अभी किसी ने भी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन इससे पहले ही टिकट के दावेदारों के विरोध की सुगबुगाहट होने लगी है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस महिला इकाई की प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य ने टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया है। हालांकि कांग्रेसी दिग्गज उन्हें पूरा सम्मान और पूरी जिम्मेदारी देने की बातें कह रहे हैं। दूसरी तरफ इस तरह की खबरों पर बीजेपी नेता अभी चुप्पी साधे हुए हैं। उनका कहना है कि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। अगर कांग्रेस से कोई महिला बीजेपी में आना चाहे तो उसका स्वागत है। बहन जैसी हैं सरिता जी, और मैं उनसे निवेदन करना चाहती हूं कि आप पालिका अध्यक्ष रह चुकी हैं। 12 में पार्टी के ही टिकट से आप विधायक के रूप में चुनी गई और 17 में भी पार्टी ने आप पर दांव लगाया था। दुर्भाग्यवश वो सीट हम नहीं जीत पाए उस वक्त, लेकिन ये बात कहना कि पार्टी ने सम्मान नहीं दिया और केवल टिकट के लिए दूसरी पार्टी की राह पकड़ना, ये बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप एक अध्यक्ष हैं महिला कांग्रेस की और आपका अनुसरण करते हैं लोग और आप एक प्रेरणा स्रोत है सभी बाकी महिलाओं के लिए। पिछले 6-7 साल से आप महिला कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर भी काबिज हैं, जो कि बहुत बड़ा पद होता है। ऐसे में सब लोग आपकी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं, क्रियाकलापों पर और वक्तव्यों पर नजर बनाए हुए हैं। तो कोई भी बात हमें ऐसी नहीं कहनी चाहिए जिससे मनोबल कार्यकर्ताओं का टूटे और केवल टिकट के लिए अगर भाजपा की राह पकड़नी पड़े तो इसका मतलब कांग्रेस की विचारधारा में कभी हमारी आसक्ति थी ही नहीं। तो मुझे लगता है कि मेरी विचारधारा उनसे भिन्न हो सकती है और मैं पार्टी की सेवा ही सर्वोपरि मानती हूं। टिकट मेरे लिए गौड़ है। परिवार में जिस प्रकार से सबकी शर्म, लिहाज, बातचीत, संबंध होते हैं, वैसे ही हम सबके भी आपस में हैं और सांसदों को ये जिम्मेदारी ठीक ही दी है कि वो अपने अपने क्षेत्र में कोई इस प्रकार की चीज होगी तो उनको समझाने बुझाने का काम करेंगे। तो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के लिए सभी दलों ने कमर कस रखी है। हालांकि अभी किसी दल ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है। इसका कारण ये बताया जा रहा है कि हर सीट पर दावेदारों की संख्या काफी ज्यादा है। ऐसे में बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दल अपने कार्यकर्ताओं या टिकट के दावेदारों के विरोध से बचने के लिए रणनीति भी बना रही है। एक तरफ बीजेपी ने अपने सांसदों का पैनल बनाकर नाराज दावेदारों को मनाने की जिम्मेदारी दी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के दिग्गज नेता भी नाराज दावेदारों के साथ एक एक कर मुलाकात करेंगे और उन्हें समझाएंगे कि टिकट भले ही ना मिले लेकिन वो पार्टी के लिए ही काम करते रहें। तो इस बारे में और बात करने के लिए देहरादून से हमारे साथ सारा समय संवाददाता श्रीनिवास पंत लगातार जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, देखिए जाहिर बात है कि प्रत्याशियों के लिए टिकट की अगर बात यहाँ पर आती है, मंथन तो चल ही रहा है पार्टियों में, लेकिन कहीं ना कहीं ये होता है कि कोई ना कोई नेता इस तरह की अपने हिसाब से आकांक्षा बनाकर रखता है मन में कि हमने मेहनत की है, हमें टिकट मिलेगा। लेकिन जब टिकट बंटवारे की बात आती है, प्रत्याशियों की बात आती है, तब ऐसा देखने को मिलता है कि नेता बागी हो जाते हैं या कहीं ना कहीं नाराजगी, मान मनोबल वाली चीजें चलने लगती हैं। और यही कुछ अब कांग्रेस में भी देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से हमने अभी देखा, सरिता आर्य जो कि बहुत बड़े पद पर भी हैं, अगर देखें तो कांग्रेस की महिला अध्यक्ष हैं, ऐसे में उनका ये कहना कि अगर टिकट नहीं मिला तो वो पार्टी छोड़ देंगी, तो वाकई में बड़ी गंभीर समस्या है। बिल्कुल ऋतु, देखिए जिस तरीके से 5 साल कार्यकर्ता मेहनत करता है और मेहनत के दम पर वो पार्टी से ये उम्मीद लगाता है कि पार्टी का झंडा और डंडा ले जाने के लिए तमाम कार्यक्रमों में उसने सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। जिस जिम्मेदारी को उसने अपने परिवार के निर्वहन के लिए करना था, वो उसने संगठन के कामों में लगाया है। लेकिन जब चुनाव की बारी आती है तो कुछ टिकट तो पार्टी के उन तमाम कार्यकर्ताओं को जिनका समर्पण की भावना है उनको दिए जाते हैं, लेकिन कुछ पैराशूट नेता के तौर पर अचानक से चुनाव के वक्त प्रकट होते हैं और चुनाव के वक्त उन्हें टिकट मिलता है और उनको सीट पर चुनाव लड़वाया जाता है। लेकिन जो आम कार्यकर्ता होता है वो नाराजगी झेलता है, वो लोगों से वाद संवाद करता है, लेकिन जब उसको टिकट नहीं मिलता वो निराश हो जाता है।
यही कारण है कि दोनों ही राष्ट्रीय दल, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये भाप चुके हैं कि उनके नेता कभी भी बागी हो सकते हैं जिनको टिकट नहीं मिलेगा। एक सीट पर कई सारे उम्मीदवार हैं, हालांकि अब 3-3 पैनल भेजा गया है, तो यानी एक सीट पर 3 दावेदार उसके बावजूद भी हैं, 3 में से 2 नाराज हो जाएंगे, या फिर वो निर्दलीय ताल ठोकेंगे या दूसरे दल का दामन थामेंगे। उससे बचने के लिए अपनी रणनीति बनाई है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने राज्यसभा सांसद और लोकसभा सांसद को जिम्मेदारी दी है कि अगर इस तरीके का कोई वाक्य सामने आता है टिकट बंटने के बाद, प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होने के बाद, तो उस पर नजर रखी जाए, समझाया जाए, बुझाया जाए, ताकि कोई भी पार्टी के खिलाफ जाकर के काम न करने पाए, बल्कि पार्टी के साथ संगठित होकर के वो पूरी ताकत के साथ सत्ता में लाने का प्रयास करेगा। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, तो कांग्रेस ने भी, स्क्रीनिंग कमेटी ने बाकायदा सभी जितने भी कैंपेनिंग करने के दौरान, या यूं कहें कि जितने भी लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन सबसे 1-to-1 बात की है, ताकि उनको यह भी बताया गया कि अगर आपको टिकट नहीं मिलेगा, जिसको मिलेगा आपको उसका समर्थन करना पड़ेगा, क्योंकि उसके मेरिट के आधार पर टिकट दिया जा रहा है और मेरिट है कि जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार होगा। लेकिन जहां तक सरिता आर्य का सवाल है, वो महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के मुंह से ये बात अपने आप में पार्टी के लिहाज से अच्छी नहीं लग सकती है कि एक महिला प्रदेश अध्यक्ष ये कह दे कि मुझे टिकट नहीं मिलेगा, तो लिहाजा वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाप लेंगी। क्योंकि महिला प्रदेश अध्यक्ष का मतलब हो गया कि उनके साथ महिलाओं की पूरी लंबी चौड़ी फहरिस्त होगी। अगर महिला का जो कमांडर है वही अगर ये कहेगा तो उनकी फौज कहां चली जाएगी, तो वो निराश हो जाएगी। हालांकि ये बात सच है कि सरिता आर्य लगातार पिछले 5 साल से तैयारी कर रही है नैनीताल विधानसभा सीट से, लेकिन कांग्रेस ने जिस प्रकार से यशपाल आर्य और उनके बेटे की घर वापसी कराई है, तो यकीन मानिए कि नैनीताल से संजीव आर्य को ही कांग्रेस पार्टी इस बार उम्मीदवार बनाने वाली है। इससे नाराज होकर के इस तरीके का प्रेशर पॉलिटिक्स यहां पर सरिता आर्य की ओर से की जा रही है। बिल्कुल, चलिए बने रहिए हमारे साथ। श्रीनिवास आएगा और ब्रेक खबरों पर जानकारी लेंगे आपसे। आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 के दौरान किसी भी रैली, रोड शो पर चुनाव आयोग की रोक के बाद सभी पार्टियां डिजिटली प्रचार प्रसार कर रही हैं और इसी कड़ी में बीजेपी ने देहरादून के रेस कोर्स में वर्चुअल स्टूडियो बनाया है, जिसका उद्घाटन प्रदेश के संगठन महामंत्री अजय कुमार ने किया। पार्टी नेताओं का कहना है कि सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी बात जनता तक पहुंच रही है, जिसका उन्हें लाभ भी मिलेगा, क्योंकि धामी सरकार में लोगों का विश्वास बढ़ा है। कि भारतीय जनता पार्टी जब से कोरोना महामारी के रूप में हमारे देश के अंदर इसने एक प्रतिबंध सा लगा दिया सारे काम, लेकिन भारतीय पार्टी के संगठन ने इस आपदा को भी अवसर में बदला कि जब हमारा देश पूरा जूझ रहा था, हमने अपने कार्यकर्ताओं को से इसी माध्यम से आह्वान किया और घर घर राशन पहुंचाने और तैयार खाना पहुंचाने का, उनके कपड़े पहुंचाने, उनके चप्पल पहुंचाने का सारा काम जो हमारे संगठन ने निर्देश दिया, अखिल भारतीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर से लेकर, तो इसी का हमने उपयोग किया। लेकिन आज हमें नहीं पता था कि हमको इसी जीवन से और इस चुनाव में, जैसा हम लोग सबको जानकारी है, चुनाव आयोग ने अब सीधा जो संवाद होता था उस पर रोक लगा दी है। वर्चुअल माध्यम से हमको रैलियां करनी है, कार्यक्रम करने हैं। तो हमारा जो उस समय अपना हमने जनहित में काम किया था, जनता की सेवा में काम किया था, वो आज हमारी पार्टी के काम आ रहा है। वक्त एक शुरू से ब्रेक, जल्द लौटते हैं नई खबरों के साथ में। ऐसी शख्सियत है, आप हमारे दर्शकों को समझाइए। किसी को कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो। अंदाज से नहीं चलता है देश, देश चलता है व्यवहार और कानून से। और बीमारी तो किसी को पूछ के नहीं आती, वो गरीब को भी आती है और अमीर को भी आती है। और नए भारत को बनाने के लिए जो रास्ता है वो जल समृद्धि के मार्ग से जाता है। अगले 3 महीने तक मजदूर से वो पैसा नहीं ले रहे हैं। जो सत्ताएं हैं वहाँ पर उनसे पूछा क्या आपने कि भाई आपने इनको पैदल क्यों चलने दिया? जनरल साहब, सहारा न्यूज नेटवर्क एकलौता ऐसा चैनल है। हमारे चैनल का नाम है सहारा, इसीलिए मैंने दे दिया था कोरोना गो ये नारा। पर्यटन
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। खबर उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र से, जहां महुआ डाबरा नगर पंचायत से जुड़े दबंगों पर आरोप लगाया गया है कि उसकी जमीन पर उन लोगों ने कब्जा कर लिया है और यहां पिलर भी लगा दिया है, और इस बारे में पीड़ित ने उपजिलाधिकारी को शिकायत भी दी है और इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में उपजिलाधिकारी सीमा विश्वकर्मा का कहना है कि शिकायत के बाद जांच अभिलेखों की जांच की गई, जिसमें शिकायतकर्ता ही जमीन का मालिक है। यहां तक मौके पर राजस्व विभाग की टीम भी दौरा कर चुकी है और इस मामले में पीड़ित को मिलेगा। नगर पंचायत महुआ डाबरा में मेरी 10 एकड़ जमीन है, जिसमें से कुछ हिस्से में नगर पंचायत ने अवैध कब्जा, जिसकी शिकायत मैंने उप जिलाधिकारी महोदय से करी। उन्होंने कार्रवाई के आदेश भी कर दिए हैं, परंतु अभी तक नगर पंचायत महुआ डाबरा ने अतिक्रमण नहीं हटाया गया। मेरा अनुरोध है कि मेरी जमीन को जो है कब्जा मुक्त कराया जाए। क्योंकि इनके द्वारा मेरे पास बार बार एप्लीकेशन भी दी जा रही थी और डिमार्केशन के लिए अर्जी दी जा रही थी, तो किसी के उसमें एक यहाँ पर डिमार्केशन किया गया था कि जिसमें कि जो अभिलेख हैं कागजों में, जो हमारे खतौनी है, खतौनी में भी राम सेवक अग्रवाल का नाम दर्ज है और जो मैप है, मैप भी उनके ही स्वामित्व को प्रतिष्ठित करता है। और मौके पर नगरपालिका की टीम के द्वारा कोई भी साक्ष्य नहीं दिखाए गए थे, और इसमें भी इससे पूर्व भी जब भी उनसे कोई साक्ष्य मांगे जाते हैं उनकी तरह कोई भी साक्ष्य नहीं दिखाए जाते हैं, तो इसी कारण से संभवतः ये जो निर्माण कार्य है उनके द्वारा किया जा रहा था। और अभी मेरे पास भी उनके द्वारा एक एप्लीकेशन आई है कि नगरपालिका जब उनको रोक रहा है, इसमें कार्रवाई की जाएगी। अब खबर उधम सिंह नगर के रंसाली रेंज क्षेत्र के नानक मता से है। जंगल में घास काटने गई महिला पर गुलदार ने हमला कर दिया। हमले में महिला की मौत हो गई। महिला का नाम आरती था, वो करीब 35 साल की थी। बताया जा रहा है कि वो गांव की कुछ महिलाओं के साथ शनिवार शाम को घास काटने के लिए जंगल गई थी। इस दौरान झाड़ियों में छिपे गुलदार ने अचानक महिला पर हमला कर दिया। आसपास मौजूद महिलाओं के शोर मचाने पर गुलदार भाग गया, लेकिन महिला को गंभीर रूप से घायल कर दिया और थोड़ी ही देर में महिला की मौत के बाद से ध्यानपुर गांव में मातम पसरा हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि इलाके में इस तरह की घटनाएं रही हैं और ऐसे में वन विभाग ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाए। किसान है जो अपने जानवरों के लिए घास काटने के लिए जंगल में आई हुई थी, जानपुर की रहने वाली है। उम्र इसकी 30-32 साल के लगभग है। 2-3 बच्चे हैं बता रहे हैं इसके। तो ये गुलदार ने जो है ये नज़दीक भी जंगल में इनका ऊपर हमला कर दिया। इनकी डेथ हो चुकी है इनकी। इनका जो है अब पंचायत नामा भर के लिए मोर्चरी में अभी रखा जाएगा। इनके घर वाले जब आएंगे उनकी समझ पर ही जो है उसका पोस्टमार्टम होगा। तो उत्तराखंड में कोरोना का प्रकोप जारी है और इसकी रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अस्पताल में मरीजों के इलाज की व्यवस्था से लेकर स्वस्थ लोगों को वैक्सीन लगाने तक के इंतजाम किए गए हैं। इन सभी व्यवस्थाओं एक साल पूरा हो गया है, ये कहना है बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी का। उन्होंने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि केंद्र सरकार के सहयोग से कोरोना की रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में 100% लोगों को पहली डोज दी जा चुकी है, जबकि 90% लोगों को दूसरी डोज भी लग चुकी है। इस तरह 15 से 18 साल के 82,000 बच्चों को भी डोज दी जा चुकी है। वहीं अब बूस्टर डोज भी दी जा रही है और ये सब बीजेपी सरकार में संभव हुआ। कांग्रेस सिर्फ आरोप लगाना जानती है, काम करना नहीं, लेकिन बीजेपी आरोपों से नहीं घबराई और अपना काम करती रही। इस बारे में और बात देहरादून से हमारे साथ हैं सहारा समय संवाददाता श्रीनिवास पंत। श्रीनिवास, मैं आपसे इस पूरे मामले के बारे में जानना चाहूंगी। लगता है मेरी नहीं पहुंच पा रही है श्रीनिवास तक। दोबारा कोशिश करेंगे संपर्क साधने की। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में कोरोना का प्रकोप जारी है और इसकी रोकथाम के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अस्पताल में मरीजों के इलाज की व्यवस्था से लगाने के इंतजाम किए गए हैं। इन सभी व्यवस्थाओं को आज 1 साल पूरा हो गया है, ये कहना है बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी का। उन्होंने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि केंद्र सरकार के सहयोग से कोरोना की रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार ने ठोस कदम उठाए। उन्होंने उत्तराखंड में 100% लोगों को पहली डोज दी जा चुकी है, जबकि
फीसद लोगों को दूसरी डोज भी लग चुकी है और इसी तरह 15 से 18 साल के 82,000 बच्चों को भी डोज दी जा चुकी है। वहीं अब बूस्टर डोज भी दी जा रही है और ये सब बीजेपी सरकार में संभव हुआ। सिर्फ आरोप लगाना जानती करना नहीं, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के आरोपों से नहीं घबराई और अपना काम करती रही। तो आपको बता दें कि 1 साल पूरा हो गया है वैक्सीनेशन अभियान को। उत्तराखंड की बात करें तो पहली डोज 100% लोगों को पहली डोज लग चुकी है। दूसरी डोज की बात करें तो 90% इसका काम भी पूरा हो चुका है। आपको बता दें कि 15 से 18 साल के 82,000 बच्चों को वैक्सीनेशन की डोज दी जा चुकी है। तो इन सभी व्यवस्थाओं को आज 1 साल पूरा हो गया है। में अभी बस इतना ही, लेकिन सारा समय पर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते हैं हमारी वेबसाइट समयlive.com।